तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर पॉलीटेक्निक के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और आज हम पढ़ेंगे मशीन सेकंड का आपकी 3rd यूनिट जिसका नाम है साइक्रोनस मशीन्स। देखिए, साइक्रोनस मशीन, हम इसमें जितने भी आपके टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक को जो कि कवर करेंगे, और ये मशीन सेकंड का आपका चौथा वीडियो लेक्चर है। ठीक, रिवीजन क्लासेस आपकी चल रही हैं। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि वो लोग भी मशीन सेकंड का रिवीजन कर सकें। देखिए, पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर में कोई सबसे ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है तो वो है मशीन सेकंड। तो हम बार बार इसलिए आपसे कह रहे हैं कि मशीन सेकंड आप लोग जरूर से कवर करें और कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप लोग पूरा वीडियो लेक्चर जरूर से देखें। तो चलिए आज हम जानते हैं साइक्रोनस मशीन क्या होता है, और साथ ही साथ साइक्रोनस मशीन इस यूनिट में जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि साइक्रोनस मशीन होता क्या है। देखिए, ऐसी मोटर जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल वर्क में चेंज करती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल पावर में नहीं, ठीक, मैकेनिकल वर्क में चेंज करती है, उसको हम और जो यह हमेशा साइक्रोनस स्पीड पर रन करता है। ठीक, साइक्रोनस स्पीड के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है, पहले हम समझा चुके हैं। साइक्रोनस स्पीड पर रन करता है, वह साइक्रोनस मोटर कहलाती है। ठीक, यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। देखिए, यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसमें स्लिप का कोई मान नहीं होता है। इसमें स्लिप का कोई मान जो कि है नहीं होता है, इसलिए यह साइक्रोनस स्पीड पर घूमती रहती है, घूमता है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ रोटर के रोटेट करने के स्पीड के बराबर हो जाता है, जब आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ रोटर के रोटेटेड मतलब कि घूमने की स्थिति के स्पीड के बराबर हो जाता है, तो उसे साइक्रोनस स्पीड कहते हैं। देखिए, इसमें रोटर को डीसी पावर सप्लाई से आपके एग्जिट किया जाता है, इसलिए यह एक आपका परमानेंट मैग्नेट की तरह आपका क्या करता है, परमानेंट जो मैग्नेट की तरह जो कि है एक्ट करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, आरएमएफ और रोटर का आपका इंटरेक्शन होता है, जिससे विपरीत ध्रुव मैग्नेटिकली ठीक लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे रोटर आरएमएफ के स्पीड से घूमने लग जाता है, अर्थात साइक्रोनस स्पीड पर घूमने लगेगा। मतलब कि क्या है, देखिए, साइक्रोनस स्पीड का आप सीधा सा मतलब यहां से समझ सकते हैं कि आरएमएफ की स्पीड से ठीक आपका रोटर किसकी स्पीड से घूमने लगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से जब आपका रोटर घूमने लगे तो हम उसको क्या कहते हैं, साइक्रोनस स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसमें आगे लिखेंगे कि इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, सेल्फ स्टार्ट के लिए इसमें देखिए स्क्वायरल गेज रोटर का प्रयोग एवं विशेष तरीके से किया जाता है। स्क्वायरल गेज रोटर का प्रयोग एक विशेष तरीके से किया जाता है। इस मोटर के रोटर पर या तो स्थायी चुंबक से या आपका चुंबकीय क्षेत्र पैदा करके यह डीसी देकर उत्पन्न करती है। ठीक, यह डीसी देकर जो कि है क्या करती है, उत्पन्न करती है। बड़ी बड़ी मोटरों में उसी सॉफ्ट पर एक डीसी जनरेटर लगा दिया जाता है, इससे प्राप्त डीसी को रोटर पर दिया जाता है। मतलब कि जो मोटर से आपकी प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं हम, डीसी को रोटर पर दिया जाता है। ठीक, डीसी के रोटर पर जो कि दिया जाता है। अब देखिए, साइक्रोनस जनरेटर और आपका अल्टरनेटर, ठीक, साइक्रोनस मशीन के अंतर्गत आते हैं आपके ये सभी, साइक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर और आपका साइक्रोनस मोटर। इस मोटर का प्रयोग एक स्थान पर किया जाता है जहां पर आपका कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है। मतलब कि जिन स्थानों पर हमें एक सी स्पीड हमेशा जो कि है जरूरत होती है, उसी स्थान पर हम साइक्रोनस मोटर का जो कि है साइक्रोनस मशीन का उपयोग करते हैं। इसमें स्टेटर व रोटर दोनों एक नॉर्थ व साउथ पोल उत्पन्न होते हैं। ठीक, जब इन्हें सप्लाई द्वारा आपके एग्जिट किया जाता है, ठीक, जब इन्हें सप्लाई द्वारा एग्जाइट किया जाता है तो नेगेटिव हाफ साइकिल इंड्यूस होती है किस साइड, नॉर्थ पोल में, और पॉजिटिव हाफ साइकिल इंड्यूस होती है आपकी किसमें, आपका नेगेटिव साइकिल होती है साउथ में और पॉजिटिव होती है नॉर्थ पोल में। ठीक, अब इसके बाद देखिए साइक्रोनस मोटर क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, साइक्रोनस मोटर उसी के अंतर्गत हम सभी जो कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइक्रोनस मोटर के अब हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ऐसे मोटर जो आपकी साइक्रोनस स्पीड पर रन करती है और आपकी सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। ठीक, सिंक्रोनस मोटर जो कि कहा जाता है, सिंक्रोनस स्पीड का मतलब होता है कि जब रोटर में उत्पन्न रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड रोटर के रोटेट करने की स्पीड के बराबर हो जाए तो उसे हम साइक्रोनस स्पीड कहते हैं। ठीक, फिर से आपका ये आ गया। ठीक है,
ये साइक्रोनस स्पीड की परिभाषा है। अगर कभी आपके कॉलेज में पूछ लिया, कोई आपसे पूछ लिया, पेपर में पूछ ले कि साइक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो देखिए जब रोटर में उत्पन्न रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ रोटर के रोटेट करने की स्पीड के बराबर हो जाए तो हम उसको साइक्रोनस स्पीड कहते हैं। ठीक, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। यह एक डबल आपका एक्साइटेड मोटर है। यह एक डबल एक्साइटेड मोटर है। इसमें एसी व डीसी दोनों सप्लाई दिए जाते हैं। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि स्टेटर और रोटर आपके सिंक्रोनस मशीन के दो मुख्य भाग होते हैं। देखिए सभी मशीन में दो सामान्य भाग होते हैं। ठीक, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। तो हमको जो कि इसको याद करने की जो कि ज्यादा आवश्यकता नहीं है। स्टेटर को भी जो कि आप सभी मशीनों में आपको एक सा ही देखने को लगभग मिलता है। स्टेटर में हम क्या देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह मशीन का ना घूमने वाला पार्ट होता है। सभी लोगों को पता है कि स्टेटर जो होता है वो स्थायी भाग होता है और रोटर मूवेबल भाग होता है। ठीक है, इसमें स्टेटर आपका स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर बाइंडिंग और आपके कूलिंग सिस्टम सम्मिलित होते हैं मतलब कि आते हैं। स्टेटर के इनर प्लेस पर आपके स्लॉट बनाए होते हैं जहां पर 3 फेस बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग के लिए आपके इनवॉइल कॉपर का जो कि है प्रयोग किया जाता है और आपके स्लॉट में मुख्यतः आर्मेचर कॉइल, ठीक, आर्मेचर कॉइल स्थापित किए जाते हैं जिससे कि आपकी सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है जो आपकी एडी करंट कम करने के लिए जो कि है लेमिनेट किए जाती हैं। ठीक, कौन से एडी करंट को जो कि है कम करने के लिए लेमिनेट किए जाते हैं। रोटर में हम क्या लिखेंगे, देखिए रोटर में हम लिखेंगे रोटर कि सिंक्रोनस मोटर में आपके सैलिएट पोल रोटर का प्रयोग किया जाता है। इस रोटर के पोल आप स्पाइडर या बॉडी से उभरे होते हैं। ठीक, इस रोटर में फील्ड आपकी कॉइल स्थापित की जाती है। यह रोटर चलते समय बहुत शोर करते हैं। ठीक, जो आपके साइक्रोनस मोटर के रोटर होते हैं ये चलते समय जो कि बहुत शोर करते हैं। ठीक है, यह रोटर चलते समय बहुत शोर करते हैं। इसका प्रयोग कम स्पीड के अल्टरनेटर में किया जाता है। ठीक, आपके देखिए साइलेंट पोल रोटर भी आता है। इसमें जो आपका साइलेंट पोल रोटर होता है इसमें एक बड़ी संख्या में जो कि है पोल बने होते हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये आपकी बाइंडिंग है, ये आपको लिख रही होगी। ठीक, ये आपकी बाइंडिंग्स है और ये हमारे क्या है, ये पोल्स हैं। ठीक, ये क्या है, पोल हेड है। ये फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से डीसी सप्लाई दी जाती है और यह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सिलेंड्रिकल पोल रोटर। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसको नॉन सैलिएट रोटर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अधिक स्पीड के अल्टरनेटर में किया जाता है। इसके आउटर आपके एरिया पर स्लॉट बना होता है। इसमें 2 या 2 से 4 पोल होते हैं। तो ठीक, ये था हमारा क्या, सिलेंड्रिकल रोटर। अब इसकी जो कि अगर आप चित्र बनाना चाहते हो ये चित्र आप बना सकते हैं। ठीक, 2 मुख्य भाग के अलावा भी कुछ पार्ट इसमें होते हैं। आपके रोटर हो गया, स्टेटर हो गया। ठीक, 2 भाग हमारे ये हो गए। अब इन 2 भाग के अलावा भी हमारे और भाग भी जो कि इसमें होते हैं। ठीक, साइक्रोनस मोटर में आप इसका चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला भाग तो आपका हो गया योक। ठीक, यह मशीन का बाहरी पार्ट होता है और इंटरनल पार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, अगर आप लोग चाहे एक बार में याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्साइटर। ठीक, इसका अर्थ है कि स्थित मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए डीसी सप्लाई देने वाले यंत्र, इसके लिए डीसी जनरेटर है। ठीक, आपका देखिए प्राइम मूवर क्या है, प्राइम मूवर एक्सटर्नल सोर्स है जिसको आपके सिंक्रोनस मोटर के साथ आपके स्टार्टिंग में लगाया जाता है, जिससे जब आपका मोटर स्पीड पकड़ लेती है तो प्राइम मूवर हट जाता है। ठीक, जब आपकी सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेती है आपकी मोटर तो ये क्या होता है, प्राइम मूवर हट जाता है। ब्रुशेस क्या है, देखिए ब्रुश कार्बन के बने होते हैं। यह एक स्लिप रिंग के ऊपर फिसलता है। ब्रुश को डीसी सप्लाई दी जाती है और ब्रुश से लेकर आपके स्लिप रिंग तक और आपकी फिर रोटर बाइंडिंग में करंट जो कि है प्रवाहित होता है या बहता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसमें जो अगला आता है आपका अगला पार्ट इसका क्या है, वियरिंग। देखिए मोटर के शाफ्ट और स्थित बॉडी के बीच घर्षण को कम करने के लिए बियरिंग प्रदान जो कि है बियरिंग लगाई जाती है। ये हाई आपके कार्बन स्टील के बने होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका देखिए अगला टॉपिक आता है क्या, ब्रुशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। देखिए
ऐसा सिस्टम जिसमें सिंक्रोनस मशीन की रोटर बाइंडिंग को आपके एक्साइट किया जाता है, ठीक, एक्साइटेशन सिस्टम कहलाता है। अर्थात फील्ड बाइंडिंग में स्थित मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए कई विधि जो कि है प्रयोग में ली जाती है, जैसे कि देखिए डीसी एक्साइटेशन सिस्टम, रोटर्स, ब्रुशलेस एक्साइटेशन सिस्टम आदि। देखिए ब्रुशलेस सिस्टम में आपके स्लिप रिंग और कार्बन ब्रुश के बिना ही एक्साइटेशन किया जाता है। चूंकि इसमें कार्बन ब्रुश का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए संपर्क प्रतिरोध के कारण होने वाले आपके लॉस आपके समाप्त हो जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं। इस सिस्टम में एक्साइटेशन के लिए किसी भी स्टार्ट अप जो कि है बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था हमारा क्या, ब्रुशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं कम्यूटेटर इन साइक्रोनस मशीन। कम्यूटेटर इन साइक्रोनस मशीन यह एक युक्ति है जो विद्युत धारा की दिशा बदलने के काम आती है। आपका जो कम्यूटेटर इन साइक्रोनस आपका मशीन है, ये एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा की दिशा को बदलने के काम आती है। वास्तव में ब्रुश के साथ मिलकर यह एक घूर्णित यांत्रिक स्विच आपका रोटरी इलेक्ट्रिक स्विच का काम जो कि यह करता है। दूसरे शब्दों में कम्यूटेटर या आर्मेचर पर उत्पन्न आपके प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में तथा मोटर के डिस्क धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए इसका निर्माण माइका की पट्टी से होता है। इसका निर्माण जो कि किससे होता है, माइका की पट्टी से होता है। देखिए इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है कि जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ। थ्री फेज ईएमएफ आपका देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग बना होता है, ठीक, सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग बना होता है। आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। आर्मेचर के अंदर क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फील्ड बाइंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक, हम सभी लोगों को पता है कि फील्ड बाइंडिंग से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब आपको जो कि इसका इस तरह से जो कि चित्र बनाना होगा, ठीक, थीटा बराबर आपका यहाँ पर लिखा है 2 पाई, थीटा बराबर पाई अपॉन 2, ठीक, ये आपका है एन पोल, ये है साउथ पोल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक, ये क्या है एनएस, ये आपका लिखा हुआ ये ए डैश, बी डैश और सी डैश, ठीक है। यहाँ का क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है आपकी, यहाँ पर देखिए थीटा बराबर है आपका 5 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 0, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 0, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 2 5 और यहाँ पर 5/2 है, ठीक। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि हमारे पास 3 फेज की 3 बाइंडिंग होती है। हमारे पास 3 फेज की 3 बाइंडिंग होती है। पहली होती है ए डैश बराबर फर्स्ट बाइंडिंग, ठीक, बी डैश और सी डैश, अर्थात 3 कॉइल हैं, प्रत्येक कॉइल में 2 साइड हैं, तीनों वाइंडिंग 120 के एंगल पर होती हैं। आप सभी लोगों ने जो कि चित्र में देखा होगा कि हमारे पास 3 कॉइल हैं, ठीक, और तीनों वाइंडिंग की जो कि प्रत्येक कॉइल की जो कि 2 साइड हैं, ठीक है, और सब में एंगल कितने का है, 120 का एंगल है। जब इन बाइंडिंग को स्थिर रखा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है, या जब इन बाइंडिंग को घुमाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है, देखिए 2 स्थिति में से कोई भी हम कर सकते हैं, या तो हम बाइंडिंग को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दें या चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर बाइंडिंग को घुमा दें, ठीक। तो प्रत्येक बाइंडिंग में एक ईएमएफ आपके प्रेरित होता है। इस ईएमएफ का परिणाम और आवृत्ति समान होती है, लेकिन 120 कोण पर एक दूसरे से होते हैं, ठीक है। अब देखिए आज जो कि इस तरह से जो कि इसका डायग्राम एक और बनाना आपका होगा, ये आपके देखिए सभी आपको दिख रहे हैं 120 के एंगल है, ठीक, 120 और यहाँ पर कितने का होगा 240, यहाँ पर 2 पाई है। माना कि 3 कॉइल एक ही अक्ष पर आपके माउंटेड हैं, माना कि 3 कॉइल एक ही अक्ष पर माउंटेड हैं और वे कॉइल की स्थिति आपकी स्थिर रखते हुए चुंबकीय क्षेत्र और वे कॉइल को स्थिर रखते हुए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को मूव कराती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या कराती हैं, मूव कराती हैं, जिससे तीनों कॉइल में ईएमएफ प्रेरित होता है, जिससे कि तीनों कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ प्रेरित होता है। कि हम जानते हैं कि पोलों के निकट सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपके जो पोल्स होते हैं उनके पास में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक। चित्र में विश्लेषण है, मतलब कि चित्र में दिखाया गया है कि कॉइल ए डैश में प्रेरित ईएमएफ 0 है। देखिए आपने चित्र में देखा होगा कि कॉइल ए डैश है जो, उसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ठीक, 0 है, ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र 0 है और धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है। चित्र में ए डैश दिखाया गया है कि जब कॉइल बी डैश कॉइल ए डैश के आपके इलेक्ट्रिकली 120
अंश पीछे है। इन कॉइल में ईएमएफ आपका नेगेटिव है और ई वी वी डैश से दिखाया गया है। ठीक, इसको क्या दिखाया गया, ई वी वी डैश से दिखाया गया है। इसकी प्रत्येक कॉइल सी सी डैश कॉइल वी वी डैश से इलेक्ट्रिकली 120 अंश पीछे है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कॉइल सी सी डैश कॉइल ए डैश से जो कि है 240 पीछे है, अतः इसका कॉइल में आपके प्रेरित ईएमएफ धनात्मक है। चित्र में ई सी सी डैश से दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर जो कि देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ये है आपका ई ए डैश, बी ई बी बी डैश और आपका ई सी सी डैश। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस 0 है। ठीक, ये है माइनस और ये है प्लस। ये चित्र आपको जो कि बना दें आप। यहाँ पर देखिए 120, 240 और आपका यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, आपको बताया गया है। ठीक, इसके बाद देखिए ई पी एच बराबर आपका कितना होगा, 4.44 के सी के डी और 5 एफ टी पी एच वोल्ट। ठीक, ये आपको जो कि याद करना होगा बस। ठीक, के सी मतलब का आपका यहाँ पर क्या है, कॉइल स्पैन फैक्टर। के डी बराबर आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखिए आपको जो कि इस तरह से सबकी फुल फॉर्म लिखना हो तो लिखें, वरना आपको जो कि इतना याद तो जो कि है करना ही होगा, इतना आप जो कि इसके लास्ट में लिख दें। तो देखिए अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आपका आता है आर्मेचर बाइंडिंग। देखिए अब हम जानते हैं कि आर्मेचर बाइंडिंग क्या होता है। सभी लोग जल्दी से पहले तो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। आप सभी लोग जो कि वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, सभी लोग जो कि जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। अगला टॉपिक हमारा क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि आर्मेचर बाइंडिंग आपका होता क्या है। किसी कुंडलन या बाइंडिंग में वोल्टेज प्रेरित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। एक छोर से एक कंडक्टर द्वारा दूसरे छोर तक जुड़े दो कंडक्टर मिलकर एक टर्न बनाते हैं। ठीक, एक कंडक्टर द्वारा दूसरे छोर तक जुड़े दो कंडक्टर आपके क्या करते हैं, एक टर्न आपका बनाते हैं। कई टर्न को श्रेणी में जोड़कर कुंडलन बनाई जाती है। कई कॉइल को आपके श्रेणी में जोड़कर जो कि है बाइंडिंग की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी एक कॉइल है। ठीक, ये टर्न आपका एक है। यहाँ पर हमने जो कि 1 2 3 टर्न यहाँ पर लिए। एस से आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एफ से है हमारा एंड पॉइंट। इन दोनों देखिए इनके बीच क्या है, इलेक्ट्रिकल एंगल कितने का है, 180 अंश का। ये साइड आपकी 1 है और ये साइड आपकी 2 है। ठीक, इसके बाद देखिए आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एस बराबर आपका स्टार्ट पॉइंट और एफ बराबर एंड पॉइंट। एस बराबर स्टार्ट पॉइंट, एफ बराबर एंड पॉइंट। यदि पी मशीन का पोल है तो थीटा ई डी बराबर आपका होगा P/2 थीटा एम डी। यहाँ पर आपका ई डी बराबर आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्री और थीटा एम डी बराबर आपका क्या है, मैकेनिकल डिग्री। अब इसके बाद देखिए हम इसमें आगे पढ़ेंगे आपका पोल पिच क्या होता है। देखिए पोल पिच क्या होता है, पोल पिच के बारे में हम लिखेंगे कि पोल पिच हम जानते हैं कि आर्मेचर पर स्लॉट बनाए जाते हैं जिन पर बाइंडिंग की जाती है। रोटर में पोल होते हैं तो ध्रुवों के केंद्र के बीच कोणीय दूरी को पोल पिच या पोल आपके स्पैन कहा जाता है। मतलब कि क्या है, ध्रुवों के केंद्र के बीच के कोणीय दूरी को हम पोल पिच या पोल स्पैन कहते हैं। 1 पोल पिच बराबर आपका होता है 180 अंश ई डी बराबर 360 डिग्री एम डी अपॉन पी। ठीक, अर्थात पोलों की संख्या कितनी भी हो, एक पोल पिच हमेशा 180 डिग्री जो कि है इलेक्ट्रिकल एंगल पर होती है। इसकी एम डी चेंज हो जाती है। ठीक, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में जो कि देख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो क्या आएगा, देखिए कॉइल पिच। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कॉइल पिच। सभी टॉपिक की ये तो आपकी बेसिक सी जानकारी है सभी टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जल्दी जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक, और एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग जो कि है पीएलसी और स्विच गियर की पीडीएफ आ चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो जल्दी से जाकर जो कि परचेज करें पीडीएफ। ठीक, स्विच गियर की और पीएलसी की। ठीक है, और इसी के साथ जो कि आपकी मशीन की पीडीएफ भी जो कि 1 या 2 दिन में आपकी मिल जाएगी। 1 या 2 दिन में आपको मशीन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखिए कॉइल पिच क्या होता है, एक कॉइल के 2 साइड के बीच की दूरी को हम कॉइल पिच कहते हैं। एक कॉइल के 2 साइड के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कॉइल पिच कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 यहाँ पर कॉइल के बीच की दूरी थी, इसको हम क्या कहेंगे, कॉइल पिच। इसको हम कहेंगे स्लॉट, इसको हम कहेंगे स्टेटर, इसको हम कहेंगे पोल्स। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका नीचे क्या है, पोल पिच। ठीक है, यदि कॉइल पिच
और आपके पोल पिच बराबर हैं तो फुल पिच कहलाएगा। यदि कॉइल पिच और पोल पिच से कम है तो आपका फंक्शनल पिच कहलाता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका ऐसे ही डायग्राम बना है, ये आपका ऐसे ही आपका एफ है फुल पिच। ठीक, स्टार्ट पिच यहाँ पर यह क्या है, फुल पिच आपका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉइल पिच और पोल पिच की जो की है दूरी बराबर है। ठीक, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, और कॉइल स्पेन आप देखें जो कि ये कितना है, 180 अंश का है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है। अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि कॉइल स्पेन फैक्टर या आपका पिच फैक्टर। कॉइल स्पेन फैक्टर और पिच फैक्टर दोनों इसी को कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एक कॉइल के दो साइडों के बीच की दूरी को कॉइल स्पेन या कॉइल फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तथा एक पोल की केंद्रीय रेखा से अगले पोल की केंद्रीय रेखा के बीच की दूरी को हम कोणीय को जो कि है पोल पिच या आपके पोल स्पेन कहा जाता है। यह पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिक एंगल होती है। 180 अंश वाले इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर जो कि है स्पेन वाले एक कॉइल को फुल पिच कॉइल कहा जाता है। देखिए 180 अंश वाले इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर स्पेन वाले एक कॉइल को फुल पिच जो कि है कॉइल कहा जाता है। 180 डिग्री से कम स्पेन वाले कॉइल को क्या कहते हैं, हम स्मार्ट पिच कहते हैं। ठीक, स्मार्ट पिच कॉइल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका चित्र भी देखो, लगभग आपको सभी के चित्र आपको सेम ही बनाना है। एस से आपका देखिए यहाँ पर स्टार्ट है, एफ से यहाँ पर आपका फिनिश है। इन दोनों के बीच कितने का, 180 डिग्री का जो कि ये कॉइल स्पेन है। कॉइल आपका देखिए कॉइल साइड 1 है और ये कॉइल साइड इसकी दूसरी है साइड है, ये आपका है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि उपरोक्त चित्र में हम देख सकते हैं कि आपका कॉइल स्पेन और आपका कॉइल स्पेन या कॉइल पिच ये दोनों एक ही चीज़ हैं। कॉइल स्पेन या कॉइल पिच आप बराबर आप किसके हैं, पोल पिच के हैं। अतः फुल पिच कॉइल को उत्पन्न ईएमएफ, अतः फुल पिच जो कि है कॉइल आपकी ईएमएफ उत्पन्न होगी और आपके स्लॉट में कॉइल पुट किया जाता है, अतः उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम द्वारा कि EC1 बा EC2 कॉइल साइड में उत्पन्न ईएमएफ है बा एक फेज में है। अब इसका परिणामी ज्ञात करता है। ठीक, क्या करता है, आपका EC ठीक कॉइल एक फेज में है तथा अतः EC बराबर आपका क्या है, EC1 और EC2। अब EC1 बराबर किसके होगा, EC2 को, और EC2 बराबर आपका होगा E1 के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि EC बराबर E1 प्लस E1 बराबर 2E2। ठीक, अतः हम जानते हैं कि जब कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है तो उन कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का परिणामी ईएमएफ होता है। ठीक, जब आपके देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि जब कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है तो उन कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का परिणामी ईएमएफ जो कि है दोनों कॉइल के उत्पन्न ईएमएफ के आपके देखिए क्या होता है, अंकीगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि EC बराबर आपका होगा E आपका 2E1 के। ठीक, अब सेकंड केस में क्या होता है, जब किसी कॉइल स्पेन को ठीक अल्फा डिग्री से कम करते हैं, ठीक अल्फा डिग्री से कम करते हैं, अर्थात कॉइल स्पेन आपके पोल पिच के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, नहीं होता है, तब यह आपका शॉर्ट पिच कहलाता है। और एक आपकी स्थिति में दोनों कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ फेज में नहीं होगा, अतः परिणामी ईएमएफ का मान फेजर सम के जो कि है योग के बराबर होगा। अब देखिए इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी साइड 1 है, ये साइड 2 है। यहाँ पर जो कि हमेशा आपका एंगल रहेगा कितना, 180। ठीक, कॉइल स्पेन यहाँ पर नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, शॉर्ट पिच कॉइल फैक्टर, शॉर्ट पिच कॉइल फैक्टर। अब इसके बाद देखिए हम इसमें इसी में हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कॉइल स्पेन फैक्टर को केसी कहा जाता है। कॉइल स्पेन फैक्टर को केसी कहा जाता है, यह शॉर्ट पिच के लिए होती है। आपके देखिए प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का साथ जो कि है सदिश योग तथा प्रति कुंडलियों प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपका अंकगणितीय योग का अनुपात कॉइल स्पेन फैक्टर कहलाता है। देखिए आप एक बार फिर से पढ़ लें कि प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिश योग तथा प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का अंकीगणितीय योग का अनुपात आपका क्या कहलाता है, कॉइल स्पेन फैक्टर कहलाता है। अब केसी जिसको हम कहते हैं कॉइल स्पेन फैक्टर, केसी क्या होता है आपका, कॉइल स्पेन फैक्टर बराबर आपका होता है सदिश योग बटे अंकगणितीय योग। ठीक,
के सी बराबर आपका होगा ए सी अपॉन 2ab बराबर 2ad अपॉन 2ab बराबर आपका क्या होगा कॉस फाई अपॉन 2k। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ए बी बराबर आपका होगा बी सी के, या हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी प्लस ए बी बराबर 2ab। तो के सी बराबर आपका होगा क्या फाई आपका कॉस एल्फा अपॉन 2। यहाँ एक आपका मात्रकहीन राशि है, यह एक क्या है मात्रकहीन राशि है। स्पष्ट है यदि एल्फा का मान 0 हो तो आपका कॉस फाई अपॉन 2 आपका कॉस एल्फा अपॉन 2 कॉस एल्फा अपॉन 2 बराबर क्या होगा 1 होगा। अतः के सी मतलब कि कॉइल स्पेन फैक्टर बराबर 1, तो मतलब आपका होगा क्या फुल पिच। यदि आपका के सी आपका छोटा है 1 से, तब आपका कॉइल स्पेन फैक्टर आपका क्या होगा कॉइल शॉर्ट पिच कॉइल होगा। ठीक, आपका क्या होगा शॉर्ट पिच कॉइल होगा। ठीक है, अब जो कि हमने ये तो जान लिया। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखिए आपके सिंक्रोनस मशीन में 2 तरफ की बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक, सिंक्रोनस मशीन में जो कि हम 2 तरह की बाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए पहला आपका होता है क्या कंसंट्रेट बाइंडिंग और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग। ठीक, हम जानते हैं कि आर्मेचर बाइंडिंग को स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आर्मेचर बाइंडिंग को स्लॉट में जो कि है क्या किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि एक फेस स्लॉट में आपके क्या होता है कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ठीक, एक स्लॉट में जो कि इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता, सिंगल स्लॉट में इसको हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब कॉइल स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब अलग अलग किया जाता है, तो आपके टोटल ईएमएफ दोनों कॉइल के फेजर सम के बराबर होती है। जब कॉइल सिंगल स्लॉट में आपके कॉन्सेंट्रेट होते हैं, ठीक, जब आपकी देखिए क्या होगा सिंगल स्लॉट में ये कॉन्सेंट्रेट होता है तो टोटल ईएमएफ आपका क्या होता है अर्थमेटिक सम के बराबर होता है। इसलिए वितरित बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ तथा कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ के अनुपात को हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आपके फैक्टर कहते हैं। देखिए सीधा सा आप समझें कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग इन दोनों के बीच के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे आपके वितरण गुणक और आपके चौड़ाई गुणक कुंडलन गुणक आदि नामों से भी जाना जाता है। मतलब कि अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि वितरण गुणक क्या है, ठीक, या चौड़ाई गुणक क्या है या आपका कुंडलन गुणक क्या है, तो आपको यही लिखना है। अब के डी बराबर आपका क्या होगा इंड्यूज ईएमएफ इन आपके डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग और अपॉन क्या होगा इंड्यूज ईएमएफ इन आपके कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ और आपके कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ। मतलब कि के डी बराबर आपका होगा सदिश योग बटे अंक गणितीय योग। के डी बराबर क्या होगा आपका सदिश। ठीक, अब देखिए के डी बराबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन एम बी अपॉन 2, साइन एम बी अपॉन 2 और अपॉन इसमें लिखेंगे हम क्या एम साइन बी अपॉन 2, इसमें लिखेंगे एम बी अपॉन 2। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे एम साइन बी अपॉन 2 बराबर आपका क्या होगा रिमेंबर दिस। ठीक, जहाँ एम हमारा है नंबर ऑफ स्लॉट पर मैग्नेटिक पोल पर फेज। ठीक, एम क्या है पर नंबर ऑफ स्लॉट पर मैग्नेटिक पोल पर फेज। ठीक है, तो एम बराबर आपका क्या होगा नंबर ऑफ स्लॉट पर मैग्नेटिक पोल और पर फेज। ठीक, तो के डी बराबर आपका क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला साइन एम बी अपॉन 2 अपॉन के क्या साइन बी एम साइन बी अपॉन 2 आपका क्या है रिमेंबर दिस है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा बी निकल कर आपका आएगा 180 माइनस पोल अपॉन स्लॉट से। अगर आपको बी कभी पूछ ले तो क्या होगा 180 गुणे पोल्स बटे स्लॉट्स। अब अगला टॉपिक हमारा आता है आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब एक आपका अल्टरनेटर के आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब एक अल्टरनेटर के आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या होती है, तो उसके चारों ओर एक फ्लक्स का उत्पादन किया जाता है। मतलब कि उसके चारों ओर क्या होने लगता है एक फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है जो रोटर फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को प्रवाहित करता है। इस प्रकार आर्मेचर फ्लक्स का रोटर फ्लक्स को प्रवाहित करने की घटना को हम आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया फील्ड पोल रोटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को प्रवाहित करता है और अलग अलग पावर फैक्टर के लिए ठीक क्या होता है अलग अलग पावर फैक्टर के लिए
आर्मेचर रिएक्शन का मान जो कि है अलग अलग होता है। अलग अलग पावर फैक्टर के लिए आर्मेचर रिएक्शन का मान अलग अलग होता है। जब अल्टरनेटर का रोटर मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है तथा यह फ्लक्स आर्मेचर के साथ लीक होता है, ठीक, आर्मेचर के साथ क्या होता है, लीक होता है, तो क्या होता है, उस आर्मेचर में ईएमएफ होता है। और जब आर्मेचर किसी लोड के साथ कनेक्ट होता है तब उसके अंदर करंट फ्लो क्या होने लगता है, करंट फ्लो उसके अंदर होने लगता है, और उसकी वजह से आर्मेचर के अंदर एक और फ्लक्स प्रोड्यूस मतलब कि उत्पन्न हो जाता है। तो जो फ्लक्स आर्मेचर के अंदर उत्पन्न हुआ है उसे आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स रोटर फ्लक्स पर प्रवाह आर्मेचर आपका क्या है, रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर आपका लोड पर आर्मेचर पर लोड पर निर्भर करता है। आर्मेचर जो रिएक्शन है आपका वो आर्मेचर के लोड पर निर्भर करता है, ठीक। ये लोड 3 प्रकार के जो कि हो सकते हैं। पहला आपका होता है रेजिस्टिव लोड, ठीक, रेजिस्टिव लोड। दूसरा होता है आपका इंडक्टिव लोड, और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड, ठीक है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका आर्मेचर फ्लक्स, ये आपका मेन फ्लक्स, ठीक। इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर, जब लगा लोड प्योरली आपका रेजिस्टिव होता है तो उसे जो कि है हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक। बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो कि आपके लिए लिखा गया है। देखिए इसके बाद आप इसका जो कि इस तरह से चित्र बना सकते हैं। रोटर की वजह से उत्पन्न फ्लक्स मेन फ्लक्स कहलाता है। देखिए रोटर की वजह से जो आपका फ्लक्स उत्पन्न होता है उसी को हम जो कि है मेन फ्लक्स का नाम देते हैं। अब इसके बाद देखिए इसके आगे आप इस तरह से जो कि डायग्राम बनाएंगे, ये है आपका फाई एफ, ये है फाई आर, ठीक, ये है आपका ई, ये यहाँ पर धारा कौन सी भी रही, आई ए, और यहाँ पर ये आपका क्या है, फाई ए आर, ठीक है। देखिए यहाँ पर फाई ए आर जो आपका है वो है आपका आर्मेचर फ्लक्स। ई है उत्पन्न ईएमएफ। लोड कनेक्ट करने पर आर्मेचर धारा आई ए प्रवाहित होती है, ठीक, आई ए आपकी देखिए प्रवाहित होती है, ठीक, तथा ठीक आई ए उत्पन्न वोल्टेज आर्मेचर आई ए उत्पन्न वोल्टेज ई के फेज में होगा। आर्मेचर धारा प्रवाहित होने से आर्मेचर फ्लक्स फाई ए आर उत्पन्न होता है और एडी रेजिस्टिव, इसलिए लीड या आपका लैग नहीं होता है, ठीक। क्या होता है, आपका लीड या लैग नहीं होता है, ठीक। आई ए समानुपाती होता है किसके, फाई ए आर के। आई ए आपका समानुपाती होता है किसके, फाई ए आर के, ठीक है। इस तरह से जो कि आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि आर्मेचर फ्लक्स हमारा क्या था, फाई ए आर। आर्मेचर फ्लक्स फाई ए आर मेन फ्लक्स फाई एफ पर प्रवाहित आपका प्रभाव डालता है। यही आर्मेचर आपका रिएक्टेंस होता है, ठीक। यही क्या होता है, आर्मेचर रिएक्टेंस होता है। अब फाई ए आर व फाई एफ के फेजर योग से रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, टी बराबर के फाई एफ इंटू आपका फाई आर, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर में देखिए क्या है कि जब लोड आपका इंडक्टिव होता है तो उस स्थिति में लैगिंग पावर फैक्टर होता है। जब आपका लोड इंडक्टिव हो जाता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर होता है। इसका भी डायग्राम जो कि आप इस तरह से बनाएंगे। इसमें हम देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें आर्मेचर करंट आई ए संबंधित वोल्टेज से 90 अंश के साथ लैगिंग पर आपका होगा, ठीक। क्या है, आर्मेचर करंट आई ए किसके साथ, संबंधित वोल्टेज के साथ 90 डिग्री के एंगल के साथ लैगिंग पर होगा। यहाँ पर आपका देखिए आई ए समानुपाती हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में, आई ए समानुपाती आपका फाई ए आर, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि टी बराबर आपका होता है क्या, के फाई एफ इंटू फाई आर लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर की अगर हम बात करें, लीडिंग पावर फैक्टर का डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे कि इसमें कैपेसिटर लोड लगा होता है और आर्मेचर धारा आई ए वोल्टेज से लीड करती है। इसमें आपका कैपेसिटिव लोड लगा होता है और आर्मेचर धारा आई ए वोल्टेज से लीड करती है, ठीक। इस तरह से जो कि आप देख सकते हैं, ये है आपका फाई एफ, ठीक, आपका फाई आर आई ए और आपका यहाँ पर क्या है, फाई ए आर, ठीक। अब इसका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए आप सभी लोगों को एक चीज़ बता दें कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जल्दी ही आपको जो कि दे दिए जाएंगे
और स्विच गियर की और पीएलसी की पीडीएफ आ चुकी है। जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है वो परचेज कर लें, और 1 या 2 दिन में, आज या कल में आपकी मशीन की पीडीएफ भी जो कि है आ जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा मशीन के आउटपुट पर निकलता है। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा मशीन के आउटपुट पर निकलता है। जिस मशीन का आउटपुट वोल्टेज हो इलेक्ट्रिक हो, आपका आउटपुट वोल्टेज कैसा हो, इलेक्ट्रिकल हो, उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन आपका डिफाइन मतलब कि खोजना, ठीक, डिफाइन किया जाता है मतलब ढूंढा जाता है। अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा जनरेटर के लिए आपके डिफाइन किया जाएगा, ना कि मोटर के लिए, क्योंकि इसका आउटपुट मैकेनिकल होता है। देखिए एक बार और आप समझ लें अच्छे से कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा मशीन के आउटपुट पर निकलता है। जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो आपके कहाँ पर निकलता है, मशीन के आउटपुट पर निकलता है। जिस मशीन का आउटपुट वोल्टेज हो इलेक्ट्रिक हो, ठीक, जिस मशीन का आउटपुट वोल्टेज कैसा हो, इलेक्ट्रिकल हो, उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन किया जाता है, मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन ढूंढा जाता है। अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा जनरेटर के लिए डिफाइन किया जाएगा, ना कि मोटर के लिए, क्योंकि इसका आउटपुट कैसा होता है, मैकेनिकल होता है। इसका आउटपुट कैसा होता है, मैकेनिकल होता है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन बराबर आपका क्या होता है, VNL माइनस V आपका FL इंटू 100 अपॉन क्या है आपका V आपके रेटेड, ठीक, जहाँ पर आपका VNL आपका क्या है, वोल्टेज नो लोड, VFL आपका क्या है, VFL हमारा है वोल्टेज फुल लोड। ठीक है, यह वोल्टेज रेगुलेशन का साधारण सूत्र है। यह वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, साधारण सूत्र है। ठीक, देखिए यह वोल्टेज रेगुलेशन का साधारण सूत्र होता है। वोल्टेज रेगुलेशन यह बताता है कि मशीन का आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होगा, ठीक, मशीन का आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होगा लोड बदलने से, ठीक, ना आपका नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज किस प्रकार बदलती है, इसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक, नो लोड से फुल लोड तक आपका वोल्टेज किस प्रकार से जो कि चेंज होता है, बदलता है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मान लोड तथा शक्ति गुणक दोनों पर निर्भर करता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान लोड तथा शक्ति गुणक दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा टॉपिक जो आता है वो है ऑपरेशन ऑफ साइक्रोनस मशीन एज आ मोटर। ऑपरेशन ऑफ साइक्रोनस मशीन एज आ क्या, मोटर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हम लिखेंगे कि वह मोटर जो साइक्रोनस स्पीड से चलती है, उसको हम साइक्रोनस मोटर कहते हैं। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो कि है चेंज करती है, बदलती है। विशेषता इसकी क्या है, देखिए यह हमेशा साइक्रोनस स्पीड से चलता है तथा चलते समय एक समान गति बनाए रखता है। देखिए जो भी मोटर आपकी एक समान गति बनाए रखती है उसी को हम कहते हैं साइक्रोनस स्पीड। ठीक, और साइक्रोनस स्पीड के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक, इसकी ये पहली विशेषता है। NS बराबर आपका क्या होता है, 120 F/P। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको ये स्टार्ट करना पड़ता है। अल्टरनेटर व मोटर आपका डबल एक्साइटेड जो कि यह मशीन है। ठीक, संरचना देखिए, संरचना में हम क्या लिखेंगे कि स्टेटर और रोटर, इन मोटर के 2 मुख्य भाग होते हैं। स्टेटर स्थिर रहता है तथा आपका स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग होती है। आर्मेचर बाइंडिंग मुख्य बाइंडिंग है, इसी कारण से मोटर में EMF प्रेरित होता है। रोटर पर फील्ड बाइंडिंग की जाती है जो कि फ्लक्स उत्पन्न करती है। मोटर के रोटर को 2 तरीके से डिजाइन किया जाता है। पहला आपका साइलेंट पोल मोटर और दूसरा नॉन साइलेंट पोल मोटर। ठीक, साइलेंट पोल मोटर का मतलब क्या है आपका, ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगी और ये ज़्यादा आवाज़ आपकी करेगी। ठीक, इसके बाद देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि यह मोटर सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग करता है। देखिए सैलिएंट का मतलब होता है क्या, रोटर के पोल का आर्मेचर बाइंडिंग की तरफ उभरा होना। रोटर के पोल का आर्मेचर बाइंडिंग की तरफ क्या होना, उभरा होना। अब देखिए स्टार्ट करने की विधि इसकी क्या है, वर्किंग, अगर आप समझ सकें स्टार्ट करने की विधि क्या है। देखिए आपकी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्न विधि होती है। पहली आपकी होती है आपका एक्सटर्नल प्राइम मूवर। ठीक, एक्सटर्नल प्राइम मूवर, इस विधि में मोटर के रोटर को प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाता है। इसके बाद मोटर सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज, अगर आप याद करना चाहें तो एक बार में आप याद कर सकते हैं। दूसरा है आपका डैम्पर बाइंडिंग मेथड। डैम्पर बाइंडिंग मेथड आपका क्या है,
इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें डैम्पिंग आपकी बाइंडिंग की जाती है और ऑपरेशन में हम क्या लिखेंगे कि मोटर में स्टेटर बाइंडिंग स्थिर होती है और रोटर घूमने वाले पार्ट होते हैं। रोटर सभी लोगों को पता है, रोटर हमारा क्या होता है, घूमने वाला पार्ट होता है। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं रोटर है ये, ठीक। स्टेटर लगा हुआ है, डीसी सप्लाई इसको जो की है दी जा रही है। इसमें हम लिखेंगे क्या कि यह एक डबल आपका एक्साइटेड मशीन है। यह एक डबल एक्साइटेड मशीन है और स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देती है। इसकी रोटर वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देती है। यह जो कि है, जबकि रोटर वाइंडिंग में क्या होती है, डीसी सप्लाई दी जाती है। इसमें हम आगे लिखेंगे कि 3 फेज सप्लाई देने से उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ फ्लक्स ठीक उत्पन्न हो जाता है। रोटर में डीसी सप्लाई देने से उसमें स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मोटर के स्टेटर को एक अलग तरीके से तथा रोटर को एक अलग तरीके से आपके एक्साइट करते हैं और एक्साइटेशन अर्थात स्टेटर और रोटर दोनों में मैग्नेटिक आपका फील्ड इंड्यूस करना और स्टेटर के एक्साइट करने के लिए ठीक स्टेटर के आपके एक्साइट करने के लिए एसी सप्लाई का प्रयोग तथा रोटर की एक्साइट करने के लिए डीसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हम कह सकते हैं कि आपकी जो एसी सप्लाई का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आपके स्टेटर को ठीक, और डीसी सप्लाई का प्रयोग करा जाता है हमारे रोटर में। देखिए हम जानते हैं एसी सप्लाई का नेचर आपका साइनोसोडल होता है, अर्थात एक टाइम आपका इंटरवल के बाद हम पॉजिटिव आपका साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक, पॉजिटिव आपकी साइकिल क्या करती है, कंप्लीट करती है, पूरी करती है, और एक आपके पर्टिकुलर आपके इंटरवल के बाद एक नेगेटिव हाफ साइकिल जो कि नेगेटिव इंटरवल ठीक, नेगेटिव इंटरवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद स्टेटर पर नेगेटिव इंटरवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद स्टेटर पर नॉर्थ पोल इंड्यूस करती है तथा नेगेटिव पर आपके एस पोल, नेगेटिव पर कौन से एस पोल इंड्यूस होते हैं। ठीक, आपके इंड्यूस होते हैं और अर्थात हर एक साइकिल के बाद स्टेटर के पोल चेंज होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, हर एक साइकिल के बाद आपके स्टेटर के पोल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस चेंज को पोल्स के कारण ही हमारे स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप में एक फील्ड इंड्यूस होती है और इस फील्ड को हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक, एन एस बराबर आपका क्या होता है 120 F/P। रोटर को हम डीसी सप्लाई से आपके एक्साइट करते हैं। ठीक, एक्साइट करते हैं और डीसी सप्लाई के कारण रोटर में एक आपके फिक्स पोल जनरेट होता है। यह पोल बदलता नहीं है। ठीक, नाम ही देखिए उसका फिक्स पोल है। ठीक, तो ये बदलेगा तो वैसे भी नहीं। यह टाइम के साथ अब हमारे पास स्टेटर का वेरिएबल पोल है तथा एक आपके फिक्स पोल है। ठीक, हमारे पास 2 पोल होगा, एक हो गया वेरिएबल पोल और दूसरा हो गया फिक्स पोल। हर एक इंटरवल के बाद एक ऐसी आपकी स्थिति आती है जिसमें रोटर और स्टेटर की सेम पोल एक NS आपका N और N और SS दूसरे के फेस आपके सामना करते हैं, मतलब कि सामना करते हैं। सेम पोल आपके रिपल करते हैं, सेम पोल आपके क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। डायरेक्शनल ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका है ये। ठीक है, ये है आपका एंटी क्लॉक आपका टॉर्क। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी NS चुंबक है। टॉर्क एक ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करती है। आपके देखिए मोटर में जो भी आपका घूमता है रोटर, तो वो टॉर्क के कारण ही जो कि है घूमता है। ठीक, इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे क्या कि सेम पोल होने के बाद रोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करता है। सेम पोल जब आपके हो जाएंगे तो रोटर क्या करेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन रोटर में खुद का एक आपका इनर्टिया होता है। लेकिन रोटर में जो कि खुद का एक इनर्टिया होता है, इनर्टिया के ही कारण रोटर स्टेटर आपका नहीं कर पाता, रोटर जो कि रोटेट नहीं कर पाता, इनर्टिया के कारण ही रोटर आपका क्या नहीं कर पाता है, रोटेट घूम नहीं पाता है। अब अगर दूसरे हाफ साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर आप दूसरी हाफ साइकिल मतलब कि कौन सी नेगेटिव हाफ साइकिल में विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आते हैं, मतलब कि N और S और N। ठीक, आपने देखा होगा 2 जो अलग अलग चुंबक होंगे नॉर्थ साउथ को जो कि है दूर करेगी। ठीक, लेकिन अगर NN होंगे आपके पोल्स तो वो दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन अगर NS होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आपका SN और NS के कारण
आपके अट्रैक्शन फोर्स लगता है। स्टेटर एक अट्रैक्शन के कारण आपके रोटर को अपनी तरफ खींचना चाहता है और क्लॉकवाइज दिशा में टॉर्क उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेशन ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क है आपका, इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी रोटर अपनी खुद की इनर्टिया के कारण एक डायरेक्शनल में भी रोटेट नहीं कर पाता है, अर्थात रोटर कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज आपका जो कि है घूमता है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से किसी भी डायरेक्शन में जो कि ये रोटर घूम नहीं पाता है। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा जो कि और लिखेंगे कि रोटर की पोजीशन आपका देखिए पल्सेटिंग होती है। यही रीज़न है कि जिस कारण से साइक्रोनस मोटर जो कि है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ये तो बात हो गई हमारी कि सेल्फ स्टार्ट जो कि है क्यों नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपके एडिशनल सोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे प्राइम मूवर कहा जाता है। प्राइम मूवर रोटर को ns स्पीड से घुमाता है तथा रोटर अपनी ns स्पीड पर घूमना चालू कर देता है। ठीक, तब प्राइम मूवर को हटा दिया जाता है। जब आपका रोटर ns स्पीड से घूमने लग जाता है तो हम क्या कर देते हैं, प्राइम मूवर को हटा देते हैं और रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं, जिसके कारण N और S उत्पन्न होते हैं। दो आपके पोल्स उत्पन्न हो जाएंगे, आपके चुंबक ध्रुव क्या हो जाएंगे, N और S। रोटर के N और S और स्टेटर एक दूसरे को आपका इंटरलॉक कर देते हैं। इस प्रकार रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देता है और मोटर आपके देखिए साइक्रोनस स्पीड से चलता है। केवल F चेंज करके इसकी स्पीड जो की है चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसके बाद अगले टॉपिक पर अपने आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ हंटिंग। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ हंटिंग हम समझते हैं क्या होता है। देखिए सभी लोग वीडियो को जल्दी शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए अगले टॉपिक पर हम अपने बढ़ते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ हंटिंग। देखिए जब सिंक्रोनस मोटर को किसी परिवर्तित लोड को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जब सिंक्रोनस मोटर का उपयोग हम किसी अन्य परिवर्तित लोड को चलाने के लिए इसका यूज करते हैं, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे हम साइक्रोनस मोटर का हंटिंग कहते हैं। हंटिंग का मतलब आपका क्या होता है, दोलन होता है। ठीक है, जब साइक्रोनस मोटर को किसी परिवर्तित लोड को चलाने के लिए उपयोग किया जाए तो उस स्थिति में एक आपकी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसको हम साइक्रोनस मोटर का हंटिंग कहते हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हंटिंग। इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं कि आपका साइक्रोनस मोटर को दोलन मतलब कि हंटिंग की स्थिति आपका स्पंदन आपका आवृत्ति के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। जब साइक्रोनस मोटर पर लोड डाला जाता है तब साइक्रोनस मोटर के रोटर पोल आपका क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड के पोल के आपके कपलिंग एंगल आपके मतलब कि युग्मिक कोण बनाते हुए पीछे रह जाते हैं, जिससे पर्याप्त आपका स्पर्श रेखीय बल मिले ताकि लोड को वहन करने योग्य टॉर्क उत्पन्न हो सके। ठीक है, अब इसमें हम आगे लिखेंगे कि अब यदि साइक्रोनस मोटर के अचानक ही लोड को हटा दिया जाए, जब हम साइक्रोनस मोटर से अचानक लोड को हटा दें, ठीक, तो क्या होगा, तब रोटर पावर फैक्टर रोटेटिंग में फील्ड के पोल्स के ठीक आपका विपरीत हो जाता है, परंतु रोटर के जड़त्व मतलब कि आपका इनर्टिया के कारण रोटर पोल कुछ अधिक आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब रोटर ध्रुव कुछ अधिक आगे तक चले जाते हैं, लेकिन यह रोटर पोल फिर भी आपके पीछे की ओर खिंच जाती हैं। क्यों खिंच जाती हैं? इस प्रकार रोटर पोल का आगे बढ़ना, ठीक, और चलता रहना आपका क्या है, यह अनुभव किया जाता है कि लोड के प्रत्येक परिवर्तन के साथ हंटिंग स्थापित होगा तथा यदि लोड के परिवर्तन निम्न आपके नियत आपके पीरियड हो जाए तथा लोड प्रकृति और आपका हंटिंग में साइक्रोनस हो जाए तो आपका मैकेनिकल रिसोनेंस आपका स्थापित हो जाएगा और आपका एक प्रकार का रोटर पोल के दोलन का हंटिंग और आपका एम्पलीट्यूड रोटेटिंग फील्ड, ठीक, और पोल की अपेक्षा इतना अधिक हो जाएगा कि मोटर साइक्रोनस सीमा से हटकर बंद हो जाएगी। ठीक, अब हम हंटिंग के कारण पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं हंटिंग के कारण। देखिए लोड का अचानक परिवर्तित हो जाना,
उस सिस्टम में फॉल्ट उत्पन्न हो जाना जो जनरेट सप्लाई करता है, ठीक है। फील्ड करंट में अचानक परिवर्तन हो जाना। देखिए लोड टॉर्क का चक्रीय परिवर्तन। अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, देखिए इससे साइक्रोनिज्म में हानि हो सकती है, यह आपका अवांछनीय, ठीक, लैंप और आपका फ्लिकर पैदा करने वाले आपके सप्लाई वोल्टेज को आपकी जो की है बाधाएं पैदा कर सकता है। रोटर की शाफ्ट में बड़े मैकेनिकल टेंशन मतलब कि तनाव डेवलप कर सकता है, ठीक। इसी तरह के जो कि आपके इसके इफेक्ट आपके साइक्रोनस मशीन पर जो कि है पड़ते हैं हंटिंग के, ठीक है। अब हम रिड्यूज जो कि है रिड्यूज आपकी किस किस प्रकार से आपकी हंटिंग होती है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी होती है डैम्पर वाइंडिंग का यूज करके, ठीक। दूसरी होती है आपका उपयुक्त साइक्रोनिज्म पावर, आपके क्या है उपयुक्त साइक्रोनिज्म पावर कॉन्फिशिएंट्स के साथ साइक्रोनस मशीन में डिजाइन करके। तीसरा आपका होता है आपका फ्लाई व्हील्स का यूज करके, तो देखिए प्राइम मूवर एक बड़े और भारी फ्लाई व्हील्स के साथ आपका अवेलेबल कराया गया है। यह प्राइम मूवर की इंटीरियर मतलब कि जड़त्व को बढ़ाता है और रोटर की गति को बनाए रखने में मदद करता है। हंटिंग के फ्लाई व्हील्स जो कि है द्वारा आपका कम करना, ठीक। और आपके फ्लाई व्हील्स जो कि इनमें दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डिस्क टाइप और दूसरा होता है रिम टाइप। अब इसका वर्किंग जो कि आप देख सकते हैं, वर्किंग आप पढ़ लीजिएगा खुद से। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ साइक्रोनस मशीन। तो देखिए 3 फेज साइक्रोनस मशीन जो कि एक प्रकार की रोटेटिंग मशीन है और आपके स्पेसिफिकेशन और आपका रेटिंग के हिसाब से 2 प्रकार की मशीन आपकी अत्यधिक यूज में लाई जाती है, जिसमें एक आपका सिलेंड्रिकल रोटर टाइप होता है और दूसरा होता है क्या साइलेंट पोल टाइप होता है, जो क्रमशः हाई स्पीड एवं लो स्पीड के लिए यूज की जाती है। इसमें आपका स्पेसिफिकेशन के लिए अन्य सहायक युक्ति की उपयुक्त जो कि अनुसार होती है, जो निम्न प्रकार से है, ठीक। इस तरह से जो कि आप इसमें देख सकते हैं जिसका उपयोग किया जाता है आपका कूलिंग सिस्टम में भी किया जाता है, प्रोटेक्शन सिस्टम में भी किया जाता है और ये सभी सिस्टम में जो कि इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है रोटेटिंग ऑफ साइक्रोनस मशीन अल्टरनेटर में, ठीक है। अब देखिए हमने जो आपको पीडीएफ जिन लोगों ने ले ली है तो उसमें ये सारे नोट्स जो कि है लिखे हुए हैं। पूरे मशीन में आपके जितने भी टॉपिक हैं उसमें सभी को कवर किया गया है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप मशीन के सभी आपके टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हैं, तो अभी भी जो कि है टाइम है, काफ़ी टाइम है आपके पास। आप जल्दी से जाएं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और वहां से जाकर की जो कि आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स ही केवल जो कि है पेड है, बाकी की बुक्स और क्वेश्चन बैंक आपको एकदम फ्री में दी जाएगी। तो देखिए अल्टरनेटर ऑफ साइक्रोनस मशीन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक। यहाँ पर जिन लोगों ने नोट्स मतलब परचेज नहीं किए तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको काफ़ी टाइम हम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से इसका ले लें, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइक्रोनस मशीन। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ साइक्रोनस मशीन। ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपका सिलेबस भी जो कि थोड़ा देर में ख़त्म हो पाएगा। ये सभी जो कि आपको खुद से ही पढ़ना है, हम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जिन लोगों ने जो कि है पीडीएफ परचेज़ की है तो वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो कि है पीडीएफ परचेज़ कर ली हैं, 100-150 जो कि है कम से कम स्टूडेंट्स ने पीडीएफ जो कि है परचेज़ की है सभी सब्जेक्ट की। तो आप भी जल्दी से जाएं और पीडीएफ जो कि परचेज़ करें और काफ़ी जो कि आपको उसके लाभ मिलेंगे। पेपर के टाइम अच्छे नंबर लाने में आपको जो कि है काफ़ी आसानी होगी। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और पढ़नी है कि रेडियल फ्लो वेंटिलेशन सिस्टम, ये क्या होता है? देखिए रेडियल फ्लो वेंटिलेशन सिस्टम में कूलिंग एयर गैप के मार्ग द्वारा स्टेटर के माध्यम में नलिकाओं में प्रवेश करती है और आपके स्टेटर के पीछे से रेडियल रूप में जो कि है गुजर जाती है। एडवांटेज के क्या क्या है? आपका वेंटिलेशन के रूप ऊर्जा जो कि हानि न्यूनतम होती है, कम से कम यह सिस्टम छोटे और बड़े मशीन दोनों में लागू होता है। इसके डिसएडवांटेज भी जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग एयर, देखिए एयर साफ और धूल से मुक्त होना चाहिए, इसके लिए एयर फिल्टर का यूज किया जाता है। कभी कभी हवा को एक स्प्रे कक्ष में होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर मामलों में हवा को वाटर कूलर द्वारा ठंडा किया जाता है, जिससे फिर जो कि उसको उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद देखिए जो मेन टॉपिक हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ साइक्रोनस मशीन, मतलब कि आपका साइक्रोनस मोटर का जहाँ जो कि है कहाँ पर उपयोग किया जाता है। साइक्रोनस मोटर है, साइक्रोनस मशीन का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? देखिए पावर स्टेशंस तथा सब स्टेशंस पर इसे पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर में जो कि है इम्प्रूवमेंट करने के लिए बस बार के पैरेलल में जो कि है इसका यूज किया जाता है, साइक्रोनस मशीन का या साइक्रोनस मोटर का, जिसे बड़े, ठीक है,
दूसरा है हमारा, जिन बड़े उद्योग में बहुत से आपके इंडक्शन मोटर अथवा लैगिंग पावर फैक्टर को कम करने वाले यंत्र लगे होते हैं, वहाँ पर हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए साइक्रोनस मोटर या साइक्रोनस मशीन का उपयोग करते हैं। तीसरा हमारा है कि विद्युत बड़े उद्योगों में एक ऐसी मशीन में जो आपके लगातार चलती रहती है, मतलब कि एक ऐसा उद्योग जिसमें मशीनें लगातार चलती रहती हैं, तो वहाँ पर भी हम साइक्रोनस मशीन का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका पंप खान, ठीक, आपका खान, आपका रबर मिल्स, ठीक है, और सीमेंट इंडस्ट्री, ऐसी जगहों पर जो कि है साइक्रोनस मशीन का उपयोग किया जाता है। चौथा हमारा उपयोग क्या है कि लॉन्ग ट्रांसमिट लाइन का इंडक्शन लोड होने के कारण बहुत अधिक आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसके लिए साइक्रोनस मोटर को लाइन के अंतिम में आपके पैरेलल में अधिक आपका उत्तेजन पर चलाकर प्रयोग किया जा सकता है। साइक्रोनस मोटर के, जो कि साइक्रोनस मशीन के ये उपयोग हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब आप देख सकते हैं, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या, स्पेशल पर्पस मशीन। तो देखिए, अब स्पेशल पर्पस मशीन जो आपका है लास्ट टॉपिक है आपका, मशीन सेकंड का लास्ट टॉपिक आपका है ये, ठीक है। 4th यूनिट आपकी है ये स्पेशल पर्पस मशीन। इसको हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कवर। तो देखिए, यहाँ तक जिन लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अगर ना आया हो समझ में, तो एक बार आप लोग वीडियो को जरूर से देख लिए। देखिए, एक चीज़ आप समझें कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका 4 से 5 घंटे में पूरा कंप्लीट किया जा रहा है, एक वीडियो आपकी जो कि है 1 घंटे के लगभग की है। अभी तक ये आपकी ये 4थी वीडियो लेक्चर है। 4 घंटे आप मगर मान के चलें तो 4 घंटे में आपकी ये कितनी मोटी किताब आपको जो कि है कंप्लीट कराई जा रही है। देखिए, इतने सारे नोट्स अगर आप पढ़ने बैठेंगे, खुद से पढ़ने बैठेंगे, तो 4 से 5 घंटे कम से कम आपको लगेंगे। और यही आप अगर नोट्स देखकर समझते हैं तो वो समझ में कुछ अलग ही आता है। तो इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर से देखें। देखिए, इसमें आप लोगों का ही घाटा है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर नहीं होंगे, और फिर पेपर में आप जो कि है भूलने का डर आपको हमेशा रहेगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम लोगों की मेहनत भी यहाँ पर सफल हो सके। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर और आ चुके हैं मशीन के, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो जाकर देखें। और आप लोगों को बता दें, ब्रह्मा सीरीज़ में आपकी PLC और IMED की जो कि है आ चुकी हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।